good morning. Let's continue our chapter. Uh, the rebellion spread, and the last topic, that is many new leaders came up. For example, many new leaders came up. For example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, prophesied that the rule of the British would come to an end soon. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. Bhakt Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. Many new leaders came up. बहुत सारे न्यू लीडर्स सामने आए और एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं अहमदुल्ला शाह को। अहमदुल्ला शाह अ मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद। अहमदुल्ला शाह मौलवी थे फैज़ाबाद के, ठीक है। प्रोफेसाइज दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एंड सून। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी जो अंग्रेज़ों का शासन है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने भविष्यवाणी, प्रोफेसाइज मीन भविष्यवाणी की थी कि जो अंग्रेज़ों का शासन है, जो अंग्रेज़ों का रूल है या ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो जल्द ही एंड होगा, एंड सून। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर। वो समझ चुके थे कि पीपल क्या चाहती है, वो समझ चुके थे कि लोग क्या चाहते हैं। इसी आधार पे उन्होंने अपने फॉलोअर्स की एक और रेस्ड, ठीक है, वो समझ चुके थे कि पीपल क्या चाहती है एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स सपोर्टर। और उन्होंने अपने फॉलोअर्स मतलब ह्यूज फोर्स सपोर्टर्स को इकट्ठा किया था। अपने सपोर्टर्स को उन्होंने ह्यूज क्वांटिटी में इकट्ठा किया था। एंड ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश। और वो लखनऊ आ गए थे ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, ठीक है। वो अपने सपोर्टर्स के साथ लखनऊ पहुंच गए थे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। एंड इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजी और रिलीजियस वॉरियर्स केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। और दिल्ली में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी क्या होते हैं, धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए, ठीक है। रिलीजियस वॉरियर्स गाजी मीन्स की रिलीजियस वॉरियर्स इकट्ठा हो गए, सब लोग एक साथ हो गए और वाइट पीपल के खिलाफ वो लोग खड़े हो गए। एंड भक्त खान अ सोल्जर फ्रॉम बरेली। भक्त खान एक सोल्जर था जो कि बरेली से था, ठीक है। एंड टुक चार्ज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली। और बरेली के एक सोल्जर था, भक्त खान ने क्या किया, फाइटर्स की एक विशाल, कह सकते हैं ना, लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स के साथ दिल्ली की ओर वो भी बढ़ गया। लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स के साथ वो भी दिल्ली की ओर बढ़ गया। आप कह सकते हो उसे लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ वो दिल्ली की ओर कूच कर दिया। एंड ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन। और वो इस रिबेलियन बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुआ, ठीक है। की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन, उस रिबेलियन का वो की मिलिट्री लीडर था। एंड इन बिहार an old zamindar Konwar Singh joined the rebel Sipais and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. अब बिहार के पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे,
ठीक है। कुंवर सिंह ने किसका सपोर्ट दिया था? फोर्स ऑफ फाइटर्स का, जो भगत खान के थे उनका सपोर्ट किया और बैटल मतलब लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। काफ़ी मंथ तक ये लड़ाई चली। एंड लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइन द फाइट। और जो लीडर थे और जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो अक्रॉस दी जगह जगह के एरिया से आए, डिफरेंट एरिया से आए और उन्होंने सब ने इस लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी निभाई, अपना पार्ट निभाया। एंड ब्रिटिश फोर्सेस फिगर 6 wait a minute that फिगर 6 बहादुर शाह जफर, फिगर 7 नाना साहेब, फिगर 8 British forces attacked the rebels who had occupied the Red Fort on the right and the Shalimar Fort in Delhi on the left. अब जैसे जैसे विद्रोह फैला, जैसे जैसे विद्रोह आगे बढ़ रहा था, क्या हो रहा था? अफसरों को मारा जाने लगा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रिटिश टुकड़ियों विद्रोही पर हमला, जो ब्रिटिश फोर्स है वो अटैक कर रही है रिबल्स पे जिन्होंने रेड फोर्ट पे मतलब अपना कब्जा कर लिया है, और जिन्होंने रेड फोर्ट और शालीमार फोर्ट पे अपना कब्जा कर लिया है दिल्ली में। जैसे कि शालीमार आपका लेफ्ट साइड में है और रेड फोर्ट आपके राइट साइड में। और फिगर 9 दैट रानी लक्ष्मीबाई, फिगर 10 वीर कुंवर सिंह। Our next topic, that is the company fights back. That is the company fights back. And unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. आपके देखो, the company fight back मतलब कंपनी का पलटवार आप कह सकते हो। इस उथल फुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। इस उथल फुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रिबेलियन को कुचलने का फैसला लिया। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो रिप्रेस मतलब कुचल देगी रिवोल्ट को, जो विद्रोह कर रहे हैं उनको पूरी ताकत से उनको कुचल देगी। इट ब्रॉट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। उन्होंने रेनफोर्समेंट वो इंग्लैंड से लेकर, उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई, और पास्ड न्यू लॉज so that the rebels could be convicted with easy and then moved into the storm centers of the revolt. उन्होंने इंग्लैंड से और सैनिकों को मंगवाया, रेफोर्समेंट को मंगवाया और विद्रोहियों को जल्दी सज़ा देने के लिए उन्होंने न्यू लॉज भी पास करवाया एंड इससे आसान हो जाए, और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। आप कह सकते हो कि उन्होंने रेफोर्समेंट इंग्लैंड से मंगवाया, पास न्यू लॉज को पास करवाया जिससे कि वो जो विद्रोही है उनको आसानी से सज़ा दे सके। एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर, और वो मुख्य स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट मतलब जो एक्चुअल जहाँ पे सेंटर था, जहाँ से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, स्टॉर्म सेंटर, तो वहाँ पे उन्होंने फिर जाकर वो युद्ध करने लगे। एंड Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857 और दिल्ली सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा किसके कब्जे में आ गई? अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। द लास्ट मुगल एम्परर, जो लास्ट मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर, वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको कोर्ट में पेश किया गया, मीन्स उन पे केस चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी गई। He and his wife Begum Zeenat Mahal was sent to prison in Rangoon in October 1858. He और his wife
उनको और उनकी वाइफ को, बेगम जीनत महल को, दोनों को ही जेल भेज दिया गया। कहाँ? रंगून भेज दिया गया इन अक्टूबर 1858। रंगून में जेल में भेज दिया गया इन अक्टूबर 1858। बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862। और जो बहादुर शाह जफर थे वो मतलब रंगून की जेल में ही उनकी डेथ हो गई थी। नवंबर 1862 में उनकी डेथ हो गई थी। एंड द recapture of Delhi. The recapture of Delhi. The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. People continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive force of popular rebellion. अब क्या हुआ था कि दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का ये मतलब नहीं था कि रिबेलियन या रिबेल ख़त्म हो गया, रिबेलियन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर ले रहे थे, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। और जो मैसिव फोर्स थी और ब्रिटिश हैड टू फाइट, ब्रिटिशर्स को 2 इयर्स तक मतलब फाइट करना पड़ा था। सप्रेस मतलब उन रिबेलियन को, जो मैसिव फोर्स थी रिबेलियन को, उनको दबाने के लिए, उन ताकतों को दबाने के लिए उन्हें 2 इयर्स तक लड़ना पड़ा था। 2 इयर्स तक उन्हें 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। एंड लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई हार गई। ठीक है, डिफीट, हरा दी गई और उनको मार दिया गया जून 1858 में, और उन्हें मार दिया गया। एंड अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई। और दुर्भाग्यवश क्या हुआ, ऐसे ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ, अवंतीबाई लोधी के साथ भी ऐसे ही हुआ। Who after initial victory in Kheri choose to embrace death when surrounded by the British on all sides. खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गए। ठीक है, जैसे Who after initial victory, सेम फेट रानी अवंतीबाई के साथ भी हुआ था। वो मतलब जैसे ही उनको इनिशियल विक्ट्री मिली थी खेड़ी पे, तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ से ब्रिटिशर्स ने उन्हें घेर लिया है और वो वीरगति को प्राप्त हुई, वो शहीद हुई। एंड तात्या टोपे स्केप टू दी जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। और जो तात्या टोपे थे वो कहाँ भागे, उन्होंने तात्या टोपे सेंट्रल इंडिया के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते थे। देखो तात्या टोपे ने क्या किया, एस्केप टू दी जंगल, वो जंगल में जाके छुप गए, सेंट्रल इंडिया के जंगल में जाके छुप गए। एंड कंटिन्यू टू फाइट अ गोरिल्ला, और वो कंटिन्यू उन्होंने फाइट रखी अपनी गोरिल्ला वॉर करके, छापामार वॉर करके, विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल्स। उन्हें बहुत सारा सपोर्ट मिला ट्राइबल्स का और पीसेंट लीडर्स का, उन्हें बहुत सारा सपोर्ट मिला। ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें मतलब कोर्ट में उनको पेश किया गया और उसके बाद से उन्हें मार दिया गया, उन्हें फिर मार दिया गया। एंड 1859 में उन्हें मार दिया गया। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज रिबेलियन। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। अब क्या होता, जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर, क्या हुआ था, जैसे ही ब्रिटिश के अगेंस्ट विक्ट्री मिली थी रिबेलियन में, मतलब सब
जब विक्ट्री मिलना स्टार्ट हुई थी तो सबको इसने एनकरेज किया था। जितने भी रिबेलियन थे, जो विद्रोही थे, उनको मतलब एक एनकरेज हुए थे वो कि हाँ, हम ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकाल सकते हैं। और उसके बाद से द डिफीट ऑफ रिबल फोर्सेस, और जैसे जैसे वो हारने लग गए तो उनकी एनकरेजमेंट क्या हुई, उनकी हिम्मत टूटने लग गई। जैसे जैसे वो हारने लग गए उनकी हिम्मत क्या हुई, उनकी हिम्मत टूटने लग गई। The British also tried their best to win back the loyalty of the people. और ब्रिटिश कोशिश कर रहे थे बहुत सारे, और क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने तो रिबेलियन का साथ ही छोड़ दिया। और अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। आप कह सकते हो कि दोबारा अंग्रेज़ जो ब्रिटिशर्स थे हमारा विश्वास जीतना चाहते थे। इसके लिए वो ट्राइड बेस्ट, कुछ भी करने को तैयार थे, बेस्ट कोई ना कोई काम विन बैक, ट्राइड देयर बेस्ट कर रहे थे। दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स फॉर लोयल लैंड होल्डर्स would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their land. अब अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार, दे अनाउंस रिवॉर्ड, उन्होंने मतलब रिवॉर्ड लोयल लैंड होल्डर्स के लिए रिवॉर्ड की घोषणा कर दी, ठीक है, वुड बी अलाउड टू एंजॉय, और उन्होंने आश्वासन दिया, मतलब कि दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर रॉयल लैंडलॉर्ड्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड। और उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया रिवॉर्ड्स लोयल लैंड होल्डर्स के लिए। ब्रिटिशर्स ने रिवॉर्ड्स को मतलब अनाउंस, ऐलान कर दिया इनाम देने के लिए, और उन्होंने उनको लैंड होल्डर्स को बिलीव करवाया, मतलब कहा कि आप उन पे बिलीव करिए कि उनकी ज़मीन पर सिर्फ उनका ही ट्रेडिशनल राइट रहेगा, उनकी ज़मीन पर सिर्फ उनका ही ट्रेडिशनल राइट रहेगा। आप ही उस ट्रेडिशनल को एंजॉय, उस ट्रेडिशनल राइट को आप अपने लैंड पे एंजॉय करेंगे, और किसी का राइट नहीं रहेगा, आप ही उसको एंजॉय करेंगे। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied. अब क्या कहा गया, जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने सबमिट कर दे, अपने आप को समर्पण कर देते हैं, और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की, अगर उन्होंने किसी भी वाइट पीपल को नहीं मारा, तो दे वुड रिमेन सेफ, वो सेफ रहेंगे, और देयर राइट, उनका जो राइट है और उनका जो क्लेम है अपने लैंड पर, वो उनको दे दिया जाएगा, उनसे उनका लैंड नहीं छीना जाएगा। एंड नेवरथलेस hundreds of सिपाही, rebels, नवाब, राजा was tried and hanged। और क्या हुआ, नेवरथलेस, आप कह सकते हो इसके बावजूद क्या हुआ, सैकड़ों मतलब 100 ऑफ सिपाही, रेबल्स, नवाब और राजा पे केस चलाया गया और उन्हें हैंग कर दिया गया, मतलब उन्हें मार दिया गया। एंड आप उन्हें मार दिया गया, हाँ, reaches Delhi, that is figure 14, British troops blow up Kashmiri Gate to enter Delhi। जो ब्रिटिश ट्रूप थे दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है, कश्मीरी गेट को क्या करती है, वो बारूद से उड़ा देती है। एंड फिगर 15 में क्या कहा गया, ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर द रिबल्स नियर कानपुर। जो ब्रिटिश फोर्सेस थे कैप्चर द रिबल्स नियर कानपुर, मतलब उन्होंने रिबल्स को, विद्रोहियों को पकड़ लिया था कानपुर के पास।
और notice the way the artist shows the British soldier valiantly advancing on the rebel forces. ध्यान से देखें कि किस तरह कलाकार मतलब पेंटर ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया है. विद्रोहियों पर मतलब उनसे लड़ते हुए दिखाया है, कैसे वो उन पे वॉर कर रहे हैं. एंड दैट वन मोर द कंपनी फाइट. हाँ, that figure 12 the CJ train reaches दिल्ली. अब क्या हुआ, जो विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे. जो विद्रोही सिपाही थे वो मेरठ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे. The British forces initially found it difficult to break through the heavy fortification in Delhi. On 3rd September 1857, reinforcements arrived. A 7-mile long siege train, मतलब ये जो टुकड़ियाँ थी सिपाहियों की जो लाइन थी, एक के पीछे, comprising cartloads of cannon and ammunition pulled by elephant. क्या हुआ, शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई. स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर्स को बहुत मुश्किल हुआ था उस फोर्टिफिकेशन को तोड़ने में. और 3 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ब्रिटिशर्स की जो सैनिक थे को और ज़्यादा हथियार गोले आदि पहुंचाए गए. ठीक है, 3 सितंबर 1857 को जो रीइंफोर्समेंट थी, जो ब्रिटिशर सैनिक थे, उनको 7 माइल से ट्रेन से मतलब ज़्यादा कार्ट लोड्स पहुंचाए गए, ज़्यादा गोला बारूद हथियार पहुंचाए गए. और गाड़ियों पे लदे हुए थे, मतलब गाड़ियों पे ये लदे हुए थे. और उनको कौन खींच रहा था, हाथी उनको खींच रहे थे. और इनकी अगर आप लाइन देखते तो 7 माइल लॉन्ग थी. इनकी जो लाइन थी वो क्या थी, 7 माइल लॉन्ग इनकी लाइन थी. एंड फिगर 13 तात्या टोपी की फिगर है. इसमें उनके में एक पोस्ट स्टैम्प जारी किया गया था तात्या टोपी के नाम से. एंड लेट्स continue the topic. Our last topic that is aftermath. विद्रोह के बाद के साल क्या थे. आफ्टरमैथ मतलब विद्रोह, मतलब रिबेलियन के जो आफ्टर ईयर्स कैसे बीते रिबेलियन के बाद. अब the British had regained control of the country by the end of 1859. But they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने 1859 के एंड तक पूरी कंट्री पर दोबारा कब्जा कर लिया था. रीगेन कंट्रोल, पूरी तरह से कंट्रोल उन्होंने कर लिया था एंड तक, 1859 के एंड तक. लेकिन अब वो पहले वाले मतलब अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो रूलिंग द लैंड, मतलब वो जिस तरह से वो पहले रूल करते थे लैंड में, उसी सेम पॉलिसी को अब वो अप्लाई नहीं करेंगे. वो सेम पॉलिसीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे. वो पॉलिसीज़ को क्या करेंगे, चेंज करेंगे. वो पॉलिसीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे, वो पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे. गिवन बिलो आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस that were introduced by the British. ये मतलब कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो ब्रिटिश ने कुछ चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया था. दैट इज उनके जो चेंजेस थे. द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ न्यू एक्ट इन 1858. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक न्यू एक्ट पास किया 1858 में. एक न्यू एक्ट पास किया था और इस एक्ट में क्या था, एंड ट्रांसफॉर्म द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन in order to ensure a more responsible management of Indian affairs.
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक न्यू एक्ट पास किया था 1858 और उन्होंने क्या किया था, ट्रांसफॉर्म दी पावर, ट्रांसफर किया था अपनी पावर को, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी उस पावर को उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को सौंपा था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में उस पावर को दे दिया गया था। ठीक है, इन ऑर्डर टू एंश्योर मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर, और उन्होंने इसलिए किया जिससे कि इंडियंस के जो मामले थे, जो इंडिया के जो अफेयर्स थे वो ब्रिटिश क्राउन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल से मैनेजमेंट कर पाए इंडियन अफेयर्स को। एंड अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया and made responsible for all matters related to the governance of India. अब उन्होंने क्या किया कि देखो अब मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। क्या अपॉइंट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत मंत्री के रूप में उन्हें अपॉइंट कर दिया गया। जो ब्रिटिश कैबिनेट का सेक्रेटरी था उसे क्या अपॉइंट किया गया, उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट कर दिया गया। एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, और उसे भारत के, उसे पूरा मतलब कि इंडिया के उसे सारे मैटर्स, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैटर्स थे वो सारे मैटर कौन रिस्पॉन्सिबल होके सुलझाएगा, वो जो ब्रिटिश कैबिनेट का जो मेंबर था जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना दिया गया, वो उसको सुलझाएगा उस मैटर्स को। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम कॉल्ड द इंडियन काउंसिल, इंडिया काउंसिल। He was given a council to advise him called the India Council, और उन्हें सलाह देने के लिए उसे सलाह देने के लिए एक क्या किया गया, एक काउंसिल को मतलब उन्हें सलाह देने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। उन्हें सलाह देने के लिए एक काउंसिल को बनाया गया जिसे हमने मतलब इंडिया काउंसिल कहते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको वायसराय का मतलब टाइटल किस चीज़ का दिया गया, वायसराय। That is a personal representative of the crown। और वायसराय मीन्स क्या था, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश साम्राज्य के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव थे। एंड थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। थ्रू दीज गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था रूलिंग इंडिया का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की ले ली थी, रूलिंग इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट ले ली थी उन्होंने। एंड सेकेंड, all ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future। ठीक है, जो ऑल रूलिंग चीफ्स थे, देश के सभी शासकों को, ऑल रूलिंग चीफ्स को भरोसा दिलाया गया कि फ्यूचर में कभी भी उनकी टेरिटरी पर कब्जा नहीं किया जाएगा। ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री को एश्योर्ड किया गया कि उनकी टेरिटरी, उनकी ज़मीन, उनकी लैंड पर दोबारा से कब्जा फ्यूचर में कभी नहीं किया जाएगा, फ्यूचर में दोबारा कभी कब्जा नहीं किया जाएगा। एंड दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हेयर। अब क्या हुआ, उन्हें अपनी रियासत मतलब उन्हें हेयर इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन, हायर्स, ठीक है,
दे वर अलाउड, अब उन्हें अलाउ कर दिया गया कि वो अपने किंगडम को हायर्स को सौंप सकते हैं, मतलब इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन को अपनी किंगडम को वो मतलब सौंप सकते हैं। ठीक है, मतलब आप अपने किंगडम को अपने एंसेस्टर्स को भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब सौंप सकते हो, दे सकते हो, या जो जिसको आपने अडॉप्ट किया है, जिस बेटे को, आप उसको भी अपना किंगडम दे सकते हो। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. अब क्या होता, लेकिन उन्हें इस बात के लिए भी मतलब प्रेरित किया गया कि वो ब्रिटेन की रानी को अपना सोवरेन पैरामाउंट माने। ठीक है, अब हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज, उनको एक्नॉलेज किया गया कि वो ब्रिटिश क्वीन को दे अपना सोवरेज पैरामाउंट माने, या आप कह सकते हो अपना अधिपति स्वीकार करें, हेड। एंड थर्ड, the Indian rulers were to hold their kingdom as subordinates of the British crown. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British crown. अब जो इस तरह जो भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। ठीक है, इंडियन रूलर्स को मतलब उनके किंगडम्स और एज सबॉर्डिनेट्स मतलब चलाने, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में वो अपने शासन अपने को रूल कर सकते हैं, अपने शासन को चलाने की उन्हें पूरी तरह से छूट कर दी गई, छूट दे दी गई, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. अब क्या हुआ था कि इट वॉज, और ब्रिटिश क्राउन ने क्या डिसाइड किया, जो प्रपोर्शन था इंडियन सोल्जर्स का आर्मी में, उसको कम करने के लिए उन्होंने कहा। जो प्रपोर्शन था इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी का उस इंडिया में, उसको क्या कहा ब्रिटिशर्स ने कहा जो हमारे यहाँ प्रपोर्शन है इंडियन सोल्जर्स का, उसको कम किया जाए, एंड नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ाया जाए, यूरोपियन सोल्जर्स को के नंबर्स को इंक्रीज किया जाए और इंडियन सोल्जर्स के नंबर को डिक्रीज किया जाए। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया and South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkha या Gorkha and Sikh and Pathan। उनमें क्या डिसाइड हुआ कि दैट इंस्टेड हम अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया को छोड़कर, अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय, उनकी रिक्रूटमेंट करने के बजाय, जो मतलब अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया के सोल्जर्स को रिक्रूट करने के बजाय हम ज़्यादा सोल्जर्स कहाँ से लेंगे, गोरख से लेंगे, सिखों से लेंगे और पठानों से ज़्यादा सोल्जर्स हम इनके वहाँ से सोल्जर्स ज़्यादा भर्ती करेंगे। ठीक है, अपनी आर्मी में हम पठान, सिख और गोरख को ज़्यादा रिक्रूट करेंगे। एंड द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल। अब क्या हुआ था कि लार्ज स्केल, एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिमों की जो ज़मीन थी और जो प्रॉपर्टी थी वो बड़े पैमाने पर जब्त की गई। क्या किया गया, कॉन्फिस्केटेड मतलब उनकी ज़मीनों को ब्रिटिशर्स ने ले लिया और उन्हें किस भाव से, मतलब उन्हें वो लोग ब्रिटिशर्स उन्हें कैसे देख रहे थे, उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे थे, सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी मतलब एक सस्पिशन मतलब कि एक संदेह की भावना से देखना, शक से देखना, और हॉस्पिटलिटी मतलब कि एक शत्रुता से भाव से उसको देखना कि इन्हीं लोगों ने हमारे साथ शत्रुता निभाई होगी, दुश्मनी निभाई होगी। The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way। और ब्रिटिशर्स को यकीन था कि ये इन्हीं लोगों ने विद्रोह खड़ा किया था।
ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था, वह मुस्लिम ने ही ये विद्रोह खड़ा किया था, ये ब्रिटिशर्स को लगता था। एंड the British decided to respect the customary, religious and social practices of the people in India। और ब्रिटिश ने क्या डिसाइड किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो रेस्पेक्ट करेंगे, कस्टमरी रिलीजियस की रेस्पेक्ट करेंगे एंड सोशल प्रैक्टिसेस की रेस्पेक्ट करेंगे पीपल ऑफ द इंडिया, पीपल इन इंडिया। The policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their land। और जो policies were made to protect landlord, पॉलिसीज बनाई गई कि मतलब ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिससे कि लैंडलॉर्ड और ज़मींदार को प्रोटेक्ट किया जा सके, उन्हें सिक्योरिटी दी जा सके, उन्हें राइट दिया जा सके अपने लैंड पे, उन्हें सिक्योरिटी दी जा सके, उन्हें राइट दिया जा सके अपने लैंड में। Thus a new phase of history began after 1857। और after 1857 के बाद एक न्यू फेज स्टार्ट होता है, and that is figure 16। some important center of the revolt, जहाँ पे रिवॉल्ट हुआ था उसके इम्पोर्टेंट सेंटर्स है नॉर्थ इंडिया में, जहाँ रिवॉल्ट हुआ था उसके इम्पोर्टेंट सेंटर्स है नॉर्थ इंडिया में। and that I think elsewhere that is for a heavenly kingdom of great peace। While the revolt was spreading in India in 1857, a massive popular uprising was raging in the southern parts of China। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के साउदर्न पार्ट्स में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो गया। ठीक है, जैसे ही भारत में मतलब स्प्रेड हुआ रिवॉल्ट और मैसिव पॉपुलर अपराइजिंग वाज रैगिंग, साउदर्न पार्ट्स ऑफ चाइना में भी ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। इट हैज स्टार्टेड इन 1850। और ये कब शुरू हुआ? 1850 को शुरू हुआ एंड कुड बी सप्रेस्ड ओनली बाय द मिड 1860। और 1860s के मिडल में ही जाकर ये ख़त्म हुआ। ठीक है, उसे कुचल दिया गया, 1860s के मिडल में ये जाके ख़त्म हुआ। थाउजेंड्स ऑफ लेबरिंग पुअर पीपल वर लेड बाय होंग ज़्यूकॉन to fight for the establishment of the heavenly kingdom of great peace। अब क्या हुआ था कि होंग ज़्यूकॉन के नेतृत्व में हजारों लेबरिंग गरीब लोगों ने परम शांति के साथ ग्रेट पीस के साथ स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि thousands of labor poor people were led by हॉन्ग ज़्यूकॉन के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी और वो क्या एस्टैब्लिश करना चाहते थे? हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस, मतलब हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस एस्टैब्लिश करना चाहते थे। एंड होंग ज़्यूकॉन was a convert to Christianity and was against the traditional religious practices in China such as Confucianism and Buddhism। होंग ज़्यूकॉन ने मतलब कन्वर्ट कर लिया अपने धर्म को करके, वो क्रिश्चियन बन गया, उसने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और वो कन्फ्यूशियसवाद, ठीक है, और वो कन्फ्यूशियनिज्म एंड बुद्धिज्म
आदि जितने भी ट्रेडिशनल चीज़ें थी वो उनके खिलाफ था। और वो अगेंस्ट किसके था? ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो चाइना में हो रहे थे उन सब के खिलाफ था। एंड कन्फ्यूशनिज्म एंड बुद्धिस्ट के खिलाफ था। द रिबल्स ऑफ Taiping wanted to establish a kingdom where a form of Christianity was practiced, where no one held any private property, where there was no difference between social classes and between men and women, where consumption of opium, tobacco, and alcohol and activities like gambling, prostitution, slavery were prohibited. अब क्या हुआ था कि ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ ईसाई धर्म को माना जाए और जहाँ किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, कोई डिफरेंस ना हो सोशल क्लासेस में, और मेन और वुमेन में भी कोई डिफरेंस ना हो, और जहाँ कंजम्पशन ऑफ ओपियम, अफीम, टोबैको और शराब के सेवन तथा जुए, मतलब टोबैको, शराब और गैम्बलिंग, जुआ या प्रोस्टिट्यूशन, स्लेवरी, गुलामी, सब में पाबंदी। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर्म फोर्सेस ऑपरेटिंग इन चाइना helped the emperor of Qing डायनेस्टी टू पुट डाउन द ताइपिंग रिबेलियन। अब क्या हुआ? चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद दी थी। ठीक है। द ब्रिटिश और द फ्रेंच आर्म्स ने ऑपरेट, मतलब इन चाइना, हेल्प द एम्परर ऑफ किंग डायनेस्टी टू पुट डाउन द ताइपिंग रेबेलियन को दबाने के लिए उन्होंने उनका सपोर्ट किया था। एंड एक क्वेश्चन आंसर्स में भी एक फिगर है, दैट इज फिगर 17 है। उसमें क्या लिखा है? रिन्यूज ऑफ द रेसिडेंसी इन लखनऊ रेसिडेंसी के कुछ खंडर है जो पूरी तरह से रिन्यू कर दिया गया। ठीक है, मतलब जर्जर हो गया। इन जून 1857 द रिबेल फोर्सेस बिगम द सीज ऑफ द रेसिडेंसी। जून 1857 में विद्रोही टुकड़ियों ने रेसिडेंसी को कब्जे में ले लिया। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश वुमेन, men and children had taken shelter in the building there, और large number of British women, men और children ने shelter लिया था इसी बिल्डिंग के पास। and the rebels surrounded the compound and bombarded the building with shells, और जो रिबल था, बहुत विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेरकर उन पर गोलों से हमला किया। Hit by a ship. Henry Lawrence, the chief commissioner of Awadh, died in one of the rooms that you see in the picture. Notice how buildings carry the marks of past events. अब आप कह सकते हो कि इस तरह के एक गोले से अवध के जो चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की मौत हो गई थी। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। एंड गौर से देखिए कि इमारतें पे बीते दौर के निशान किस तरह से बचे रह जाते हैं। एंड वन केस इज गिवन, पुरानी बुक है, इसमें केस नहीं दिया, केस स्टडी, खुर्दा संग्राम अ केस स्टडी, खुर्दा संग्राम अ केस स्टडी।